हाँ जी। तो चौथा अध्याय डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। मैग्नीज किसमें उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? ये मैग्नीज के चार फॉर्मेट दिए हैं। अब इसका आंसर ये क्यों है, इसको कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, उसको देखते हैं। तो जैसे K2 है ना, तो K2 का मतलब पोटेशियम 1+ रहता है। पोटेशियम में कितना प्लस रहता है? 1। कितने पोटेशियम है? 2। तो ये हो जाएगा 2 हो गया, +2 लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैग्नीज आया, मैग्नीज का हमको पता करना है, इसलिए उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? X। फिर ऑक्सीजन में 2 माइनस होते हैं। कितने माइनस होते हैं? 2। कितने ऑक्सीजन है इसमें? 4। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। -8 और बराबर क्या रख देंगे? 0। अब इसको हल करके देखो, x -6 बराबर कितना हो गया? 0। और ये x बराबर कितना हो गया? 6। ये -6 समझ में आ गया। -8 में 2 चला, तो पहले वाले की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? 6। अब दूसरे का इसी तरह से निकालेंगे। बताओ इसमें क्या लिखूं? तो अब इसके लिए क्या लिखूं? +1 लिख देता हूँ। फिर इसके लिए क्या लिखूं? x। फिर इसके लिए क्या लिखूं? -8। अब ये -8 और +1 कितना हो जाएगा? x -7 बराबर कितना हो गया? ये x बराबर 7, माने इसका जो है 7 आ गया। ठीक है। अब इसमें बताओ मैग्नीज के लिए क्या लिखना है? x। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, -2 रहता है तो 2 है तो 2 दूनी 4, -4 बराबर कितना लिख लोगे? 0। तो x बराबर कितना आ गया? 4। इसका बताओ। अब मैग्नीज 2 है तो इसको 2x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2x। अब माइनस ये 4 दूनी 8, 8 हो गया। अब यहाँ ये बराबर कितना हुआ? 0। हल करोगे तो 2x बराबर कितना हुआ? 8। फिर इसको x बराबर हल करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौको 8। ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? ऑक्सीकरण निकालने का तरीका समझो। अब सब में निकाले, इसमें देखे किस में सबसे ज्यादा मान आ रहा है? ये वाले में, है ना? इसलिए इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है KMnO4, इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या होगी मैग्नीज की। ठीक है। तो कुछ भी ऐसे मान दिया हो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर यह अगला प्रश्न है, 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो इसमें भी क्या है? मैग्नीज है। इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। और वैसे भी ये ऐसा तत्व है ना, इसको यदि मैं ये करूं तो ये 4s2 रहता है और 3d5 रहता है इसका परमाणु विन्यास। इसमें 5 के 5 ये पूरे इलेक्ट्रॉन इसके, और 2 के 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बंध बना सकते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या पूरे को मिलाओगे तो कितनी हो जाती है? 7। इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या वाला जो तत्व है 3D श्रेणी में, वो क्या है? मैग्नीज। ठीक है। तो इसमें तो अब बाकी ये भर ध्यान रखना कि मैग्नीज की सबसे ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा होती है। अब यहां पर देखिए, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। यहां देखिए, एक संकरण धातु जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हरा किंतु +6 ऑक्सीकरण अवस्था में नारंगी होता है, तो ये कौन सा होता है? क्रोमियम होता है ना? जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो उसका रंग कैसा रहेगा? हरा। और +6 रहेगा तो कैसा रहेगा? नारंगी। नारंगी मतलब संतरे कलर का। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें जो दिया है ये प्रश्न है, FeCONI किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं? तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ, मानिए ये लोहे से आकर्षित होते हैं या इनसे चुंबक बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। क्लियर हो गया इतना? इसका सही आंसर ये हो। फिर ये है Fe+2 आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालना है। कैसे पता चलता है? तो देखो यहाँ पर आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है, पता है क्या? ये होता है 26। कितना होता है? 26। यदि इसका परमाणु विन्यास करेंगे तो ये होगा 4s2 और 3d6, या 3d6 4s2 बाद में भी लिख सकते हो कोई। ये होता है 26 है तो लास्ट में 6 आएगा, 25 है तो लास्ट में 5 आएगा, जितना होता है उतना आ जाता है।
अब इसमें +2 बोल दिया। अब इसका मैं वो डब्बा बनाता हूँ। यस के लिए डब्बा ये होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक, और कितना हो गया, दो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो डी में कितने डब्बे होते हैं, कितने कक्षक होते हैं, 5। कितने बना दिया मैं, 4। ये 5 हो गए। इसमें कितने भरना है, 1 2 3 4 5, और कितना हो गया, 6। पहले एक एक भरते हैं, फिर डबल करते हैं बाद में। अब यदि Fe2+ माने 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो पहले इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन ये निकल गए। अब कितने बचे हैं यहाँ, 6, लेकिन खाली कितने हैं, 4 खाली है ना, 1 2 3 4। तो इसमें पूछता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माने बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 4। इस तरह से यहाँ पर 4 आ गए। ठीक है, तो ऐसे किसी भी तत्व का हो तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर खाली स्थान वाले प्रश्न आ गए ना। हाँ जी, ये प्रश्न है, FeCO धातुओं को खाली स्थान धातुएं कहते हैं। तो आप फेरस धातुएं भी कह सकते हो, लौह चुंबकीय धातुएं भी कह सकते हो, है ना, क्योंकि इनमें आयरन के गुण मिलते हैं, मानिए चुंबक से चिपकते हैं, इसलिए इनको लौह चुंबकीय भी बोलते हैं, फेरस धातुएं भी कहते हैं। ठीक है, उसी जाति के हैं। अब देखो अगला है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजी धनायनों का आकार क्रमशः खाली स्थान होता है, क्या होता है, घटता है। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आयनों का आकार हमेशा घटता है ना। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है इधर, और ये नाभिक है, नाभिक में मान लो 10 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 10। अब ये 10 प्रोटॉन मिल करके इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर बोलता है कि यदि परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाए, माने प्रोटॉनों में वृद्धि हो जाए, मान लो यहाँ पर 20 प्रोटॉन हो गए, तो इस इलेक्ट्रॉन को कितने लोग खींचेंगे, कितने प्रोटॉन खींचेंगे, प्रोटॉन होता है धनावेश वाला, कितने खींच रहे हैं, 20। जब ये खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आकार छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। इसलिए इसका आकार हमेशा क्या होता है, घटता है। तो जब परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती है, तो चाहे परमाणु का आकार हो, आयन का आकार हो, हमेशा क्या होता है, घटता है, खासकर धन आयन के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ उदाहरण लेके। जैसे मान लो एल्युमिनियम है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, वो पूरे कितने होते हैं, 13। ठीक है, माने बाहरी इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, 13। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, 3। अब ये 13 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, ये निकाल दे, तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। माने इसके बाहर वाले में कितने बचेंगे, 2, ये निकल गया। अब 13 लोग किसको खींच रहे हैं, 2 जन को, है ना। मतलब इसके परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो गई तो इसका आकार थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा। फिर एक जो है दूसरा भी चला जाए, ये भी चला जाए, है ना। तो अब अकेले को कितने लोग खींच रहे हैं, 13 लोग, तो और सिकुड़ जाएगा। और जब पूरा चला जाए और सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे आयन धन आयन बनते जाएंगे, उनका आकार कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ऐसा है इसमें। ठीक है, अब चलिए इसका आगे का प्रश्न देखते हैं। ये है, निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले संक्रमण धातु खाली स्थान प्रकृति के होते हैं। तो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कम होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम है तो यहाँ पर हम Na+ कर दिए। हालांकि ये जो है पहले समूह का तत्व है, लेकिन हमको यहाँ पर संक्रमण धातुओं से लेना है। जैसे कोई संक्रमण धातु +1 ऑक्सीकरण अवस्था करती है, +2 ऑक्सीकरण की अवस्था करती है, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक कर सकती है, +7 तक। तो जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होगी वो किस प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, जो बीच वाले होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं और कैसे होते हैं, अम्लीय। और जो अंतिम तक पहुंचते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रकृति है। अब चौथा नंबर देखते हैं इसका। इसमें क्वेश्चन है, K2Cr2O7 एक प्रबल खाली स्थान है जो केवल अम्लीय माध्यम में नवजात ऑक्सीजन
के खाली स्थान परमाणु मुक्त करता है। अब यहाँ पर ऑक्सीकारक होता क्या है? जो ऑक्सीजन दे सकता है, निकाल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर ये जो K2Cr2O7 है, यदि इसको अम्लीय माध्यम में रख दिया जाए तो ऑक्सीजन ये दे देता है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु देता है? 3। तो ये क्या कहलाया? ऑक्सीकारक। जो ऑक्सीजन दे सकता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो यदि हम कोई रिएक्शन कराते हैं और उस रिएक्शन में ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसके साथ थोड़ा सा क्या मिला दो? ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको मिला दोगे तो वो ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन देने का काम करता है। इसलिए इसको बोलते हैं ये कैसा ऑक्सीकारक है? प्रबल ऑक्सीकारक। और कितने, एक परमाणु में कितने ऑक्सीजन दे सकता है? 3। अब जिंक की केवल खाली स्थान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है, तो ये कितनी होती है? +2। अब कैसे होती है? जिंक का परमाणु क्रमांक जो होता है ये 30 होता है। यदि आप इसको परमाणु विन्यास करोगे तो ये हो जाएगा 3D10 और 4s2। इसका डी कक्षक देखो, भरा हुआ है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। मैक्सिमम कितने होते हैं? 10। जो भरा हुआ होता है फिर वो नहीं छोड़ता, स्थायी हो जाता है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? केवल एस वाले। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं पर डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। तो कितने निकल सकते हैं? इसमें कितने हैं? 2। इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है। तो जिंक है, हर्जेंटम है माने पारा है, मरकरी जिसको बोल देते हो, और कैडमियम है। इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +2 होती है। ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस श्रेणी को समझेंगे। एफ ब्लॉक के तत्व को खाली स्थान तत्व कहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? आंतर संक्रमण तत्व। जैसे डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं सिर्फ संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाएंगे? संक्रमण। और एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? आंतर संक्रमण तत्व। ठीक है। फिर संक्रमण तत्व और उनके यौगिक खाली स्थान का कार्य करते हैं। ये किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का। किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो रासायनिक क्रिया की दर को या तो घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं, पर क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वो अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। जब अभी हम 2 अंक 3 अंक वाले प्रश्न पढ़ेंगे तो वहाँ प्रश्न आएगा कि जो संक्रमण तत्व के यौगिक होते हैं या संक्रमण तत्व होते हैं अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं, उसका कारण फिर बाद में समझेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर 8वें नंबर का खाली स्थान देखिए। अंतः संक्रमण तत्व, जिसको हम एफ ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो एफ ब्लॉक वही है कि इसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एफ में जाएगा। तो ये होता है n-2। एफ में कहाँ से हो सकता है? 1 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 14 तक। डी में जो है 0 या 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में बहुत कम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एफ ब्लॉक के लिए। ठीक है। और यस में कितना होता है? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसमें ये जो कक्षा होती घटती जाती, ये n है तो n-1 है, n-2 है। जैसे मान लो यहाँ पर यदि मैं 6 लिखा तो डी में क्या आएगा? 5, और इसमें क्या आ जाएगा? 4, ऐसा मतलब। ठीक है। तो इसी को लिखते हैं n-2f 1 से लेकर के 14 तक, n-1 डी से 0 से 1 तक, और ns 1 से -1 से 2 तक। ये माइनस नहीं पढ़ना है, 1 से 2 पढ़ना है। मान लो ये अंतः शब्द हटा देता है, यहाँ पर लिख देता है संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तब ऐसा होता है कि n-1 ये डी वाला लिखेंगे। डी में कहाँ से होता है? 1 से लेकर कितना हो सकता है? अधिकतम 10 तक। ठीक है। और यस में ns है, इसमें 1 से लेकर कहाँ तक होता है? 2 तक। यदि इतना लिखे तो संक्रमण तत्व का बन जाएगा। और यदि यहाँ पर हमको इसका एफ ब्लॉक का बनाना, अंतः संक्रमण का, तो n-2 क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा f, इसमें 1 से 14 तक। पर ये 1 से कहाँ तक रहेगा? 1 या 0 हो सकता है, इसमें भी 1 या 2 हो सकता है। इसमें पूरे एफ ब्लॉक में डी में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते, ऐसा होता है। ठीक है। अब देखो डी ब्लॉक के तत्वों को खाली स्थान तत्व ही कहा जाता है। तो कौन सा तत्व कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इस तरह से खाली स्थान हैं जो एग्जाम में आते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को इसमें अभी शामिल किए हैं। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अब ये खाली स्थान के बाद हम चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है किसका?
सत्य असत्य हमको बताना है, कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ देखिए, संक्रमण धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था अम्लीय प्रकृति की होती है, ये सत्य है। अभी मैं ऑक्सीकरण की बात बताया था, एक क्वेश्चन आया था ना, कम ऑक्सीकरण होगा तो क्षारीय, बीच वाला होगा +4 और +3 के तो हो जाएगा उभयधर्मी, माने दोनों तरह का व्यवहार। और जब उससे ज़्यादा हो जाएगा +5 +6 +7, ये कैसा होगा, अम्लीय। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होगी, अम्लीय। निम्नतम वाली क्या होती है, क्षारीय। और बीच वाली क्या होती है, उभयधर्मी, या कह सकते हो उदासीन भी कर सकते हो, ठीक है ऐसा। अब देखो, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये असत्य है। क्या कहलाते हैं, ये अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहलाते हैं, अंतः या आंतर बोलते हैं, आंतर भी बोल सकते हो, अंतः संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व सिर्फ डी ब्लॉक के कहलाते हैं, 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी है, 5D श्रेणी। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा शब्द पकड़ना है इसमें, संक्रमण उसमें भी लगा है, संक्रमण इसमें भी लगा है। डी वाले को भी संक्रमण बोलते हैं, एफ वाले को भी संक्रमण बोलते हैं, बस उसके सामने अंतः जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए असत्य हो गया। अब चलिए इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है हमारा तीसरा वाला, देखो क्या है ये। सभी संक्रमण तत्वों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः अधिक पाई जाती है, ये कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि सब में 4s2 तो होता ही है ना, तो सब में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +2 होती है, ठीक है। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे संक्रमण तत्व का, उनमें पूरे में लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 4s2। मानिए तो 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ ही सकता है, ये छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +2 होती है। केवल 2 तत्व हैं, जैसे क्रोमियम है और कापर है, इसमें +1 होती है, बाकी +2 तो सभी में होती है, ठीक है। माने सभी जितने भी तत्व होंगे वो। अब देखो, जिंक, कैडमियम और हर्जेंटम माने पारा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ये कथन कैसा है, असत्य है। परिवर्ती संयोजकता का मतलब है कि कई तरह की संयोजकता, जैसे +1 भी देता हो, +2 भी देता हो, +3 भी देता हो, इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जिंक में अभी मैं बताया था 30 होते हैं, तो ये 3D10 हो गया और 4s2 हो गया, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +2। इसके भी ऑक्सीकरण सिर्फ क्या होती है, +2। इसके भी ऑक्सीकरण क्या होती है, +2। एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है, तो परिवर्ती कहाँ से हो गई, माने ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया, ठीक है ना। यदि ये परिवर्ती लिख दिया तो ये परिवर्ती है क्या, नहीं है, इसलिए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है लिखा है, तो ये कथन असत्य हो गया। नहीं करती है तो क्या हो जाता, सत्य हो जाता, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगला प्रश्न है, कॉपर +2 आयन रंगहीन और प्रतिचुंबकी होता है, ये कथन क्या लिखा है, असत्य है। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा रंगहीन होगा, कौन सा अनुचुंबकी होगा, कौन सा प्रतिचुंबकी होगा। इसके लिए देखो, कॉपर का जो परमाणु संख्या होता है ये 29 होता है, कितना, 29। यदि इसका परमाणु विन्यास करें तो ये होता है 3D10 और 4s1 होता है, इसका अर्धपूरित होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाता है, ठीक है। जब अभी परमाणु विन्यास बताएंगे तब समझाएंगे, ठीक है। वैसे आपके हिसाब से 3D9 और 4s2 होना चाहिए, तब ना 29 होगा, डी में ना होना चाहिए, पर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो इसमें क्या हो जाता है, 10, ठीक है। अब कोई रंगहीन होगा और प्रतिचुंबकी होगा जब उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हों, डी कक्षा पूरी तरह से क्या हो, भरा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रंगहीन रहेगा, प्रतिचुंबकी रहेगा। लेकिन इसमें देखो ये क्या लिखा है, +2। +2 का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, तो क्या हो गया, 3D9 होगा, 3D9। भाई ये 10 11 हुए, 11 में 2 निकल गए तो कितना बचेगा, 9। अब ये डी में कितने होते हैं, 10, एक का जोड़ा नहीं बना। जब डी खाली रहता है तो वो रंगीन होता है, अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है, रंगीन और अनुचुंबकीय होता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, रंगहीन और प्रतिचुंबकीय। लेकिन इसी में आपको घुमा देगा, कैसे घुमा देगा, ध्यान से देखना। यदि यहां पर +1 लिख दे, यहां पर क्या लिख दे, +1, इतने में ये कथन सत्य हो जाएगा। कैसे,
अभी मैं बताया था इसका क्या विन्यास होता है, 3d10 और 4s1। एक इलेक्ट्रॉन निकला, मानिए ये निकल गया, अब डी पूरी तरह से भरा है। जब पूरी तरह से भरा है तो क्या होगा, रंगहीन होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। यदि खाली हो जाता है तो रंगीन कहलाता है, अनुचुंबकीय कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। तो दो तरह का प्रश्न, +1 करोगे डी भरा रहेगा, माने रंगहीन रहेगा, प्रतिचुंबकीय रहेगा, ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। अब जब यहाँ पर +2 करोगे तो डी एक खाली हो जाएगा, जब डी खाली होता है तो रंगीन होता है और अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, इतना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे वाला, प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में तथा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये कथन कैसा है, सत्य है। ये जो प्लूटोनियम है ये एक्टिनाइड श्रेणी का पदार्थ है। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड अब हम पढ़ेंगे, दो तरह की श्रेणी होती है। तो यूरेनियम का नाम सुने होंगे ना, यूरेनियम को बदल के क्या बनाते हैं, प्लूटोनियम, और उसी से परमाणु बम भी बनता है, नाभिक रिएक्टर भी इस्तेमाल होता है उसमें। अब ये देखो, संक्रमण तत्व अंतराली यौगिक बनाते हैं, है ना। अब संक्रमण तत्व अंतराली यौगिक का मतलब क्या है, जैसे ये दो जन बैठे हैं, इनके बीच में जगह खाली है, कोई तीसरा इसमें जाकर के घुस करके बैठ जाए, वो उसका क्या कहलाया, अंतराली यौगिक कहलाया। जबरदस्ती कोई आके घुस के बैठ जाता है तो उसको अंतराली यौगिक कहते हैं। तो देखो, संक्रमण तत्वों का आकार जो होता है एक जैसे होता है। आकार कैसे होता है, एक जैसे। तो जैसे मान लो यहाँ कापर है, यहाँ कापर है, यहाँ कापर है, यहाँ कापर है, बीच में जगह खाली, तो जिंक आके घुस गया, है ना, खाली जगह में आके घुस गया, तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं, अंतराली यौगिक। तो अंतराली यौगिक ये बना लेते हैं, और बनाने का कारण ये है कि इनका आकार कैसा होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर उचित संबंध जोड़ना है। ये थोड़ा सा साफ साफ नहीं दिख रहा, छोटा करने की कोशिश करता हूँ, शायद आ जाए, पर फिर भी नहीं आ रहा। पर देखो, हाँ देखो, सिक्का धातु किसे कहते हैं, है ना। तो सिक्का धातु क्या है, कापर है, सिल्वर है, गोल्ड है। पुराने जमाने में जो सिक्के बनते थे ना, तो सुने होंगे चांदी के सिक्के चल रहे हैं। उस राजा के जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, तांबा के सिक्के चलते थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सिक्का धातु। ठीक है, इसके बाद ये है अधिक अनुचुंबकीय है। तो अधिक अनुचुंबकीय वो होता है जिसमें संख्या खाली हो, जैसे जिसका ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो इसमें देखो, जितने भी तत्व लिखे हैं उसमें जो मैग्नीज होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 7 ना होती है, तो ये क्या कहलाया, अनुचुंबकीय। ठीक है, प्लेटिनम धातुएं कौन सी कहलाएंगी, तो जो प्लेटिनम धातुएं हैं इसमें देख लो, ये इरिडियम है ना। प्लेटिनम के समय का क्या है, इरिडियम। दुर्लभ मृदा तत्व किसे कहते हैं, तो जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं वो जो होंगे, ये कौन से तत्व कहलाएंगे, एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं आसानी से धरती में उपलब्ध नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए हम इसको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। फिर यहाँ पर बताना है रंगहीन और प्रतिचुंबकीय, अभी आया था, कौन होगा रंगहीन प्रतिचुंबकीय, Zn+, जिसमें डी कक्षक पूरा भरा हो, वो क्या होता है, रंगहीन और प्रतिचुंबकीय। ठीक, अनुचुंबकीय वो होगा जिसमें खाली होगा, और प्रतिचुंबकीय वो होगा जो पूरी तरह से भरा होगा, डी कक्षक वाला। तो जिंक का इसमें यदि करोगे तो ये होगा 3d10, लास्ट में क्या होगा, 3d10, डी इसका पूरा भरा है, इसलिए ये क्या होगा, रंगहीन होगा और प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, इसके बाद तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त की जाने वाली धातु। तो यहाँ पर देखो, ये धातु क्या होती है, निकिल, है ना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब ये है कि जैसे हम तेल से डालडा बना देते हैं, तो तेल में हाइड्रोजन देते जाओ तो गाढ़ा होता जाता है, क्या बन जाता है, डालडा बन जाता है, ऐसे उसको हाइड्रोजनीकरण। सभी रेडियोधर्मी हैं, ये कौन से तत्व हैं, एक्टिनाइड्स। तो एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, सभी रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए अब एक शब्द वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। हाँ, इसको देख लेते हैं एक शब्द वाले। तो देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दे दीजिए। Cu+ और Cu2+ में कौन सा आयन रंगहीन है।
तो रंगहीन की शर्तें बताया हूं कि डी क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए। ठीक है, चलो पहले मैं कॉपर की बात करता हूं। ये होता है 3D10 और 4S1। ठीक है, यदि मैं Cu+ की बात करूं तो एक ये निकल जाएगा, प्लस तभी ना आएगा। अब डी में कितना बचा, हाँ भरा है कि खाली है, भरा है, पूरा भरा है तो ये कैसा होगा, रंगहीन, तो ये Cu+ होगा। यदि इसी में पूछ देता कौन रंगीन है, रंगहीन न लिख के क्या लिख देता, रंगीन, तो देखो ये 2+ है, एक तो इसमें कम कर देते 9 हो जाता, डी खाली हो जाता। जब डी खाली हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रंगीन। तो आप ये पढ़ के जाओ कि हाँ हम पढ़ तो लिए थे Cu+ रंग, है ना। तो ये भी देखना है कि रंगीन पूछ रहा है कि रंगहीन पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। अब इसका कैसे पता करेंगे, 5 तो आप याद कर लोगे, लेकिन कुछ और 2+ दे दिया, 1+ दे दिया, तो कैसे पता करेंगे। तो देखो इसके लिए आयरन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26। कितनी होती है, 26। तो इसका परमाणु विन्यास होगा 3D10 ओ 3D6, 3D क्या होगा 6 और 4S2 हो गया। अब इसका मैं बनाता हूं Fe3+ का, माने 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करो, निकाल दो। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 इसमें से निकलेंगे और 1 इसमें से निकलेगा, तो ये कितना हो गया 3D5। अब 3D5 का देखो, इसमें डी में कितने घर होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये बिना जोड़े के कितने हो गए, 5 हो गए। इस तरह से पता कर लोगे, तब अब 5 आता है। मान लो Fe2+ देता, तब कितने होते, नहीं 6 ना होते, एक जोड़े में तो रहता, ऐसा 6 इसमें भरते तो 4 ठो खाली रहते, है ना, ऐसा हो जाता। ठीक है, तो और Fe+ में होता तब भी कितना होता, तब डी कक्षक में भी 4 ही होता, डी कक्ष में पूछते हैं ना। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में प्रयुक्त ऑक्सीकारक का नाम बताइए। तो एक जो प्रबल ऑक्सीकरण है ये K2Cr2O7 है। यदि आपको सूत्र न बने तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लिख सकते हो, चाहे शब्दों में लिख देना या सूत्र में लिख देना, ये ऑक्सीकारक होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं डी वाले में ना, चौथा है। ठीक, डी ब्लॉक के तत्वों में Zn परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि पूर्ण पूरित डी कक्षक है। पूर्ण पूरित का मतलब डी कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। जिंक में क्या होता है 3D10 और क्या होता है 4S2। डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, और 10 के 10 भरे हैं, पूरे भरे हैं, इसलिए परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, फिर है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो ये होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ये लूनर कास्टिक कहलाता है। फिर HgCl2 तथा Ki का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं नेस्लर अभिकर्मक। ये पोटेशियम आयोडाइड है और ये मरकरी डाइक्लोराइड है। ये दोनों का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, नेस्लर अभिकर्मक।